नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज़ की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ और सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों में। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। अब आज का विचार है हमारा, कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। बहुत अच्छी लाइन है ये और बहुत अच्छा विचार है। भीड़ जो होती है वो हमेशा साहस देती है, लेकिन जो अपनी पहचान होती है उसे छीन लेती है। कैसे छीन लेती है, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं हम। आप भीड़ में चलें कहीं तो वो अपनी पहचान रहती नहीं है। जैसे आप किसी ऐसे चैनल पर क्लास कर रहे हैं जहाँ पे 2-3 हज़ार लोग एक साथ लाइव हैं, क्या होगा? वहाँ आपको साहस तो मिल रहा है, आपको ये तो लगता रहेगा कि भाई इतने सारे लोग देख रहे हैं तो गलत थोड़ी ना होगा, सही होगा। लेकिन फिर क्या होगा? आपकी कोई पहचान है वहाँ? आपको कोई जान रहा है वहाँ पे? नहीं। उनके यहाँ तो आपके जैसे कितने बच्चे आ रहे हैं, आपको कोई नहीं जानता। वहाँ नहीं जानता ना, आपकी पहचान वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि आप भीड़ में हो। लेकिन आप किसी ऐसे चैनल पे हो जहाँ आप मतलब थोड़े बच्चे हैं, तो वहाँ शायद ही आपको वो टीचर जान रहे होंगे और पहचान रहे होंगे। तो बिल्कुल सही उदाहरण है ये इस चीज़ को समझने के लिए कि जो भीड़ है वो आपको साहस तो देता है लेकिन पहचान छीन लेती है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पे। अपनी पहचान को बना के रखिएगा, बहुत ज़रूरी है पहचान होना। प्रश्न है हमारा, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया? किस काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जाने कितनी ही बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये प्रश्न। अच्छा प्रश्न है। कौन सा ऐसा काव्य संग्रह है महादेवी जी का जिस पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? चलिए भाई आंसर ले लेते हैं। यामा है, निहार है, नीरजा है या संध्या गीत है? आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा संध्या गीत नहीं है, नीरजा भी नहीं है, निहार भी नहीं है। ये सब हैं तो महादेवी जी की रचना ही, लेकिन जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है वो यामा है। ठीक है, यामा पर मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रतिकूल का विलोम शब्द है। प्रतिकूल शब्द का विलोम बताना है हमें। कौन सा होगा? समान, समास नहीं है भाई, समान होगा। समान है, प्रतिदर्श है, अनुकूल है या अनुसार है? क्या होगा प्रतिकूल का विलोम, ये बताना है। यहाँ पे समान नहीं है भाई, समास नहीं है, समान है। ठीक है, इसको आप ठीक कर लेना। प्रतिकूल का विलोम पूछा है हमसे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। चलिए जी आंसर ले लेते हैं। क्या होगा? प्रतिकूल शब्द दिया हुआ है और पूछा है हमसे इसका विलोम यानी उल्टा। तो समान तो प्रतिकूल का विलोम होता नहीं है, प्रतिदर्श भी नहीं होता, अनुसार भी नहीं होता। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अनुकूल जो होता है वो प्रतिकूल का विलोम होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, भरत भारती के लेखक कौन हैं? भरत भारती के लेखक आपको बताने हैं कौन है। मैथिली शरण गुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। भरत भारती के लेखक कौन हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और जाने कितनी ही बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है, एक तरह से सरकारी प्रश्न है। इस प्रश्न की एक और ख़ास बात है कि ये प्रश्न हिंदी में भी आ जाता है और ये प्रश्न जीके जीएस में भी पूछ लिया जाता है। चलिए आंसर ले लेते हैं। क्या होगा?
मैथिली शरण गुप्त हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं या रामधारी सिंह दिनकर हैं? आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त। भरत भारती के लेखक कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? अच्छा प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, बहुत आसान है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने या महात्मा गांधी जी ने? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी ऐसा है जो हिंदी में भी पूछा जाता है और जीके जीएस में भी पूछ लिया जाता है। चलिए आंसर दीजिएगा जल्दी। करो या मरो का नारा किसने दिया? किसने दिया था भाई? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी जी ने दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था ये महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? ठीक है, राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या उधम सिंह? इनमें से कौन ऐसे हैं जो शेरे पंजाब के नाम से मशहूर थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न ये भी अच्छा है और आपके लिए दोनों में ही काम करेगा, हिंदी में भी और जीके जीएस में भी। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? आंसर होगा हमारा सी, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये गरम दल के नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है, वैभाव समास है या द्विगु समास है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। शब्द दिया है चौराहा और चौराहे का हमसे पूछा है कि इसमें कौन सा समास है। जल्दी से इसका विग्रह कीजिए और फिर समास बताइए। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? चौराहा। इसका समास विग्रह कैसे करेंगे हम? चार राहों का समाहार। ठीक है, इसका समास विग्रह ऐसे करेंगे और जब समास विग्रह ऐसे हुआ है तो इसमें क्या आया है? चार आया है और चार संख्यावाचक है, तो हमारा समास कौन सा होगा? ना बहुव्रीहि होगा, ना तत्पुरुष होगा, ना अव्ययी भाव होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द का समास विग्रह होगा। यथाशक्ति शब्द दिया हुआ है और इसका समास विग्रह करना है हमें। क्या होगा इसका समास विग्रह? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। कैसे होगा इसका समास विग्रह? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यथाशक्ति में कौन सा समास है ये भी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, जो दोनों आंसर। यथाशक्ति का समास विग्रह कैसे होगा ये, और यथाशक्ति में कौन सा समास है ये भी। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? यथाशक्ति जो शब्द दिया हुआ है, ये शक्ति जैसी शक्ति नहीं होगा, जितनी शक्ति नहीं होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, शक्ति के अनुसार। ठीक है, शक्ति के अनुसार इसमें जो समास होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है इनमें
जो राजा का पर्यायवाची नहीं है? रंक है, नरेश है, राव है या नरनाह है? कौन सा ऐसा है जो राजा का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न अच्छा है। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? नरनाह राजा का पर्यायवाची है, राव भी है, नरेश भी है। रंक जो है ये राजा का पर्यायवाची नहीं है, राजा का विलोम है। ठीक है, राजा का विलोम है, ये पर्यायवाची नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा असंगत है? भाई असंगत बताना है हमें, कौन सा है? विलोम की दृष्टि से असंगत बताना है। लुप्त का प्रकट होता है, लिप्त का निर्लिप्त होता है, विरत का सत होता है, विशेष का निषेध होता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? पहला दिया हुआ है लुप्त का प्रकट होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। लुप्त का प्रकट ही होता है विलोम। लिप्त का निर्लिप्त होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। विरत का सत होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन डी ऑप्शन जो है ये हमारा आंसर है, क्योंकि ये गलत है। विशेष का निषेध नहीं होता है भाई। विशेष का क्या होता है? सामान्य होता है। और निषेध का क्या होता है? विधि होता है। ठीक है, विशेष का निषेध नहीं होता विलोम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है का विलोम शब्द है? हास्य है, हार है, ग्राम्य है या ग्राह्य है? क्या होगा है का विलोम शब्द? प्रश्न अच्छा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। है का विलोम शब्द चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? शब्द दिया हुआ है और है का विलोम शब्द हमें बताना है, क्या होगा? तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ग्राह्य होता है का विलोम शब्द। ठीक है, शूल्य भी होता है, कभी कभी ये भी आ जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है, ये हमको बताना है। प्रारंभिक, नवगातस्य, नवनीकरणीय या आधुनिकरण? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पारस्परिक, प्रारंभिक होता है नए कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, क्या कहते हैं उसे? प्रारंभिक कहते हैं, नवगातस्य कहते हैं, नवीनीकरण कहते हैं या आधुनिकीकरण कहते हैं? चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को नवीनीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है अगली पंचवर्षीय योजना का तैयार किया जा रहा है। हमसे पूछा है कि ये लाइन है, इसको कैसे पूरा करेंगे, क्या तैयार किया जा रहा है? रूप, प्रारूप, कार्यक्रम या रूपरेखा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। अगली पंचवर्षीय योजना का क्या तैयार किया जा रहा है? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? अगली पंचवर्षीय योजना का रूप तैयार नहीं किया जा रहा, कार्यक्रम तैयार नहीं किया जा रहा, रूपरेखा तैयार नहीं की जा रही। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है। ठीक है, चलिए किसी भी योजना का प्रारूप तैयार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जब तक घर, भाई ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, वह होगा यहाँ पे। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। पूछा है ये किस प्रकार का वाक्य है? जब तक वह घर पहुंचा
तब तक उसके पिता जा चुके थे सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सरल तो होगा नहीं भाई ये वाक्य। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे, इनमें से कोई नहीं भी होगा। सी ऑप्शन सही है क्योंकि ये संयुक्त नहीं है, मिश्र वाक्य है। ठीक है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, जब तक तब तक मिश्र वाक्य में लगता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शुद्ध वाक्य का चयन करना है भाई। सबों ने यह राय दी, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, हमें यह काम करना है। कौन सा शुद्ध है ये हमें बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, कौन सा शुद्ध है इनमें। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। सबों ने यह राय दी नहीं होगा, क्या होगा, सब ने यह राय दी। ठीक है, ओ की मात्रा यहाँ पे व्यर्थ में ही लगी हुई है, ओ की मात्रा नहीं लगाएंगे। सब ने यह राय दी, उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया। संकल्प लिया होगा या किया होगा, संकल्प किया। ठीक है, लेते नहीं है संकल्प, संकल्प करते हैं किसी भी चीज़ का। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए है, शिक्षा लेने के लिए नहीं है, शिक्षा पाने के लिए है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए है। शिक्षा लेते नहीं है, लेने के लिए नहीं है, शिक्षा प्राप्त करते हैं या पाते हैं। ठीक है, यहाँ होता शिक्षा पाने के लिए है। हमें यह काम करना है, ये बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वह कुर्ता डालकर गया है, वाक्य में कैसी अशुद्धि है। कैसी अशुद्धि है ये हमें बताना है। वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, संज्ञा संबंधी है या क्रिया संबंधी है। कैसी अशुद्धि है इस वाक्य में, वह कुर्ता डालकर गया। चलिए भाई जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलो आंसर ले लेते हैं, क्या होगा भाई। वचन संबंधी तो है नहीं, लिंग संबंधी भी नहीं है और संज्ञा संबंधी अशुद्धि भी कोई दिखाई नहीं दे रही। ये डालना अशुद्धि है। अब डालना हमारी क्या है, क्रिया है, क्योंकि हम कुर्ता डाल कर नहीं जाते, पहन कर जाते हैं। पहन कर जाते हैं, कुर्ता डाल कर नहीं जाते। ठीक है, वह कुर्ता डाल कर गया नहीं होगा, वह कुर्ता पहन कर गया। ठीक है, चलिए तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्रिया संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब कुछ लोग ये कहेंगे भाई प्रेस के लिए डाल के गया है। अबे प्रेस के लिए डाल के गया तो यहाँ पे लिखा होता ना कि वो दुकान पे प्रेस के लिए डाल के गया है, या वो कहीं पे ऐसी जगह डाल के गया है, या वो फिटिंग के लिए डाल के गया है, या वो किसी भी चीज़ के लिए डाल के गया है। यहाँ पे ओनली ये वह कुर्ता डाल के गया है, इसका मतलब है वो पहनने वाले डालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या है भाई, ये बताना है हमें। कामकाज में कोरा होना, काम न जानना, काम समाप्त करना, काम पूरा न करना, बहुत कीमती। क्या है इसका अर्थ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। कामकाज में कोरा होना। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। कामकाज में कोरा होना, काम न जानना, काम समाप्त करना ये बिल्कुल नहीं होगा, काम पूरा न करना ये भी नहीं होगा, बहुत कीमती तो होगा ही नहीं। वो काम ना जानना होगा। कामकाज में कोरा मतलब काम जानता ही नहीं है वो। ठीक है, काम समाप्त न करना, काम पूरा ना करना, ये तो ये है कि मतलब काम जानता तो है वो लेकिन पूरा नहीं किया है या काम समाप्त नहीं किया है। लेकिन कोरे होने का मतलब तो यह है कि उसे आता ही नहीं है, मतलब वो जानता ही नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ है। फिसल पड़े तो हर गंगे का अर्थ क्या है। मजबूरी में काम पड़ना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना,
विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई, क्या होगा इसका सही अर्थ। फिसल पड़े तो हर गंगे। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। फिसल पड़े तो हर गंगे, विपत्ति नहीं आ रही है उसे, ईश्वर को याद थोड़ी ना कर रहा है। एक साथ दो काम नहीं है, नुकसान उठाना नहीं है, मजबूरी में काम पड़ना। मजबूरी में काम पड़े और आप ये कह दो कि भाई हम तो आपके यहाँ ही आ रहे थे। ऐसा होता है ना कभी कभी, आपके यहाँ कोई आ जाए और आप यही कहते हो अरे यार आपको ही तो याद कर रहे थे हम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे ही कह देते हैं उसको खुश करने के लिए कि भाई आपको ही तो याद कर रहे थे। अब ऐसी मजबूरी में आप किसी से आप कोई ज़रूरत पड़ जाए या किसी के यहाँ काम के लिए जाओ तो कहो यार आए तो उस चीज़ के लिए थे, लेकिन हमने सोचा ले मिल लेते हैं, है ना। मतलब फिसल पड़े तो हर गंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है भाई। हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत रस में या विभत्य रस में। कौन सा रस ऐसा है जिसमें अद्भुत विस्मय स्थायी भाव होता है। चलिए भाई आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। विस्मय स्थायी भाव किस रस का होता है। सी ऑप्शन सही है, अद्भुत रस का होता है विस्मय स्थायी भाव। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और विभत्य रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। बिहारी किस रस के कवि हैं भाई, ये हमें बताना है। करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वीर रस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। प्रश्न बहुत ही अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। चलिए, कल कवि भूषण के बारे में पूछा था। कवि भूषण वीर रस के कवि हैं और बिहारी जो हैं ये श्रृंगार रस के कवि हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संसार शब्द में संधि है, कौन सी संधि है ये आपको बताना है और संसार शब्द का संधि विच्छेद कैसे करेंगे ये भी आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या व्यंजन संधि है या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। और ये भी बताना है कि संसार शब्द में जो संधि है उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे संसार शब्द का। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद तो ऐसा होगा जैसे मैंने स्क्रीन पर किया है। श्रम में हलंत है भाई और धन सार। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सी संधि हुई, सी ऑप्शन सही है, व्यंजन संधि हुई। ठीक है, चलिए आशा करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। लाइक कीजिएगा सेशन को, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेशन के बाद भी सेशन को शेयर कर दिया करो भाई। शेयर करने में कुछ नहीं जाता और लाइक करने में तो बिल्कुल कुछ नहीं जाता, एक उंगली दबानी पड़ती है। लाइक शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।